स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है सेम होमोजेनियस मीडियम से, एक ही मीडियम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइट कैसी रहेगी? लाइट कैसे रहेगी कि पाथ में ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल, है ना। लाइट एक ही मीडियम में किस लाइन में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक मीडियम से लाइट निकल के दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ओपेक है तो वो जाएगी ही नहीं, पूरा रिफ्लेक्टेड हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक मीडियम, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, अगर ये लाइट, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर मीडियम 2 मेरा कैसा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो क्या होगा कि लाइट कुछ तो पार्ट, अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो पूरी की पूरी लाइट इधर चले जाएगी, है ना। और अगर ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट है तो एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, और कैसा रिफ्लेक्ट होगा? फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और उसका एक पार्ट क्या होगा? इस सेकंड मीडियम में जाएगा, है ना। तो होना क्या चाहिए था? अगर ये हम लोग सोचते क्या है, होना क्या चाहिए था कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो इसको इधर जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन ये जब मीडियम चेंज होता है तो ये अपना पाथ क्या करती है? चेंज कर देती है। क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो चेंज कर देती है। ये हम लोग पहले पढ़े हैं क्लास 9 और 10 में, है ना, 9 या 10 में। बट अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे। तो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो यहाँ पे जिस स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है वो स्पीड यहाँ पे नहीं रहेगी। स्पीड चेंज होती है तो उसका पाथ भी चेंज होगा। तो ये हम लोग पहले जो क्लास में पढ़े हैं कि जो रिफ्रैक्शन है और बेंडिंग ऑफ लाइट जो है आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही हम लोग बोलते हैं ना। ये अगर नॉर्मल है तो आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विच इट इज रिफ्रैक्टिंग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ नई चीज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट इज लाइट। तो क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पे डिफरेंट होगी, इसलिए ये या तो इससे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा या फिर नॉर्मल से अवे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। नॉर्मल से अवे इस तरह से। तो ये हम लोग जानते हैं रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में आता है, तो रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, और डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन है, हम लोग याद कैसे रखते हैं? इसको रट लेते हैं हम लोग, है ना। रट लेते हैं। अब लेकिन लॉजिकली थोड़ा अगर मुझे याद रखना है, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को अगर लाइफ टाइम कोई चीज को याद रखना है तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? अगर लाइफ टाइम कोई चीज को याद रखना है हम लोग को, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखो, ये अगर मैं बोलता हूँ इसको, ये मेरा रेयर मीडियम है, और ये कैसा है? डेंसर मीडियम है।
डेंसर मैंने डेंस है, वहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने में तकलीफ होगी, हाँ। डिफिकल्टी होगी, तो क्या होगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी। लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो उसको मान लो कि हम लोग ऐसे एज्यूम कर लो कि उसको सेम टाइम पे ट्रैवल आउट करना है, तो उसको क्या करना, शॉर्टर पाथ लेना होगा। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर डेंसर से रेयर की तरफ आएगा अगर, तो यहाँ पे तो स्पीड इसकी कम थी, यहाँ ज्यादा हो गई, सेम टाइम पे निकलना है तो इसको अपना रास्ता बढ़ा देना होगा, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगा। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात है। हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज भी नहीं है इसमें, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आती है बात कि ये हाँ, अब कुछ बातें हम लोग इसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो इंसिडेंट रे है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसको रिफ्लेक्टेड रे, और इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैंडेटरी ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो ऑब्लिक गिरना चाहिए, है ना, एक एट ए सर्टेन एंगल गिरना चाहिए, जो एंगल 0 से 90 के बीच में हो। वर्टिकल इंसिडेंस के लिए नहीं होता रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और इसी तरह हॉरिजॉन्टल इंसिडेंस के लिए नहीं होगा। ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल है, इसको एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग इसके लिए भी आई का ही लेटर यूज करते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। इसको बोलते हैं हम लोग आर, दोनों केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसी तरह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड कितने लॉज हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वन इज क्या है, पहला क्या होगा, पहला लॉ वही है, कॉमन लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, जो लॉ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, कौन सा, सेकंड वाला, कि सेम प्लेन पे होंगे। कौन कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये और नॉर्मल इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन में रहेंगे। कैसा प्लेन, हम लोग जो ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे, वर्टिकल प्लेन पे, ये अगर इस प्लेन पे या इस प्लेन पे है तो इसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड हो रही है और रिफ्रैक्टेड भी। तो अभी प्लेन वाला तो कंफ्यूजन नहीं है ना, वो प्लेन पे गिर रहा है वैसा तो नहीं सोचेंगे ना, इस प्लेन पे निकलेगा, इस प्लेन से गिरेगा तो इसी प्लेन से, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेन नहीं है। प्लेन जब हम लोग बोलते हैं सेम प्लेन, तो इट इज नॉट दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। वो जो प्लेन है, एक अगर हम लोग एक स्लाइस कट करेंगे, उस स्लाइस अगर कट करते हैं, एक लैमिना, पतला सा लैमिना जिसपे वो रे फॉल कर रही है, कौन सी रे, इंसिडेंस रे फॉल कर रही है जिस लैमिना पे, एक वर्टिकल ऐसा स्लाइस काटेंगे अगर हम, तो जिस उस स्लाइस पे, उस स्लाइस जहाँ पे इंसिडेंस रे है, उसी स्लाइस पे रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो इसमें बोल रहा है कि उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी, और नॉर्मल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नॉर्मल, वो भी उसी प्लेन पे होगा। तो ये हो गए हम लोग के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं।
स्नेल्स लॉ, ये हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय और ऑब्जर्व बाय और डिफाइंड बाय स्नेल, मगर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो विकिपीडिया में देखना, स्नेल्स लॉ करके, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और ज़रूर देखना इसका, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है स्नेल्स लॉ। जो ये सब बहुत बाद में स्नेल इसको फॉर्मुलेट किया, और इसके पहले भी बहुत काम हुआ इस पर, लॉट ऑफ पीपल वर्क ऑन दैट, है ना। तो देखने की चीज़ है, इसको देखना बड़ा, पढ़ने की चीज़ है, पढ़ने इसके बारे में। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के, ये तो फर्स्ट लॉ तो कॉमन है दोनों का, वहाँ का सेकंड है और यहाँ का फर्स्ट है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट लॉ क्या पढ़े हम लोग, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ की तो बात ही नहीं किए थे हम लोग। सेकंड लॉ क्या है कि साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ दिस एंगल का रेशियो जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है फॉर गिवन सेट ऑफ मीडिया। गिवन सेट ऑफ मीडिया क्या मतलब, अगर ये कोई मीडियम है एयर और ये मीडियम है गिलास, तो इसका कोई एक कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर ये है ऑयल और इसका गिलास, तो इसका अलग होगा। तो गिवन सेट ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है। ये पढ़े हैं हम लोग 10th में, है ना, पढ़े ना, तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें है थी नहीं, अभी हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन सेट ऑफ मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग वहाँ पे इग्नोर करके चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। तो हर मीडियम के लिए अलग, हर सेट ऑफ मीडियम हर सेट ऑफ मीडिया पे ये कांस्टेंट अलग होगा। जैसे मैं बोला ग्लास के लिए कुछ होगा नहीं, इट्स नॉट ग्लास ओनली, ऑयल एंड ग्लास, ऑयल एंड ग्लास गिवन सेट ऑफ मीडिया की पेयर के लिए, पेयर के लिए। ग्लास के लिए हमेशा एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा नहीं, इट्स नॉट, दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करेगा ये, है ना, दोनों पे डिपेंड करेगा कि इधर और इधर को मिला। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या बोले कि इसका साइन ऑफ आई, एंगल आई, है ना, बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू एन ऑफ टू, आई एन ऑफ टू 1। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखने के बहुत दो कुछ तरीके और हैं। इसको हम लोग, कुछ लोग ऐसे म्यू से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। हम लोग दोनों को फॉलो करेंगे, दोनों कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है म्यू 21, एक ही बात होगी तो, अच्छा ये नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे म्यू 21, ऐसे भी लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, होगा, होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये और ये दोनों, इसको पढ़ने की बात कर रहा हूँ, इससे होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ लिखने के स्टाइल में बताओ। ये 3 स्टाइल हो गए समझ लो, ये 1, ये 2, ये 3, और एक मैं इसी को म्यू के साथ लिख सकते हैं
4 बहुत से तरीके हैं। ये लेकिन ये तरीका है, हम लोग को एनसीईआरटी में ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। कहीं कहीं पे मैं अगर नोट्स में जहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसको यूज़ कर लूँ, पुराने कहीं से कॉपी कोई कट पेस्ट करना है, तो मैं इसको भी ले लिया हूँ। कहीं कहीं चेंज किया हूँ, कहीं कहीं नहीं किया हूँ, याद रखना है इसको, ऐसे भी यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में कैसे भी पूछ सकता है, तो वी शुड नो ऑल द नोटेशंस दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये डेफिनेशन जो है हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 10, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू other medium is called the refractive index of second medium with respect to first medium। तो यहाँ पे मैं जब बोल रहा था कि हम लोग इसको रिस्पेक्टिव वे में लेते हैं। एक होता है एक टर्म होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, उसमें एक कांस्टेंट होता है, ये जो है कांस्टेंट होता है। ये रिलेटिव, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले रहे थे, ये कैसा था? रिलेटिव था, विद 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। ये कैसे कांस्टेंट होता है? क्योंकि हम लोग एक मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हाँ, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00 समथिंग है। इट इज नॉट परफेक्ट वन, परफेक्ट वन इज फॉर वैक्यूम, ठीक है? वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, एयर के लिए भी 1.00 समथिंग हम लोग के बुक में दिया है वैल्यू उसका, 1.00029। 1 एयर का जो होता है कितना होता है? 1.0002, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का 1, ठीक है? ये एक कौन सा है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम लोग वैक्यूम के वैक्यूम के साथ ले रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और न्यू, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, इन मीडियम जिसका निकाल रहे हैं हम लोग उसका। एयर का निकाल रहे हैं तो एयर, यहाँ पे एयर, ग्लास का निकाल रहे हैं तो ग्लास, हाँ, ऑयल का निकाल रहे हैं तो ऑयल, ठीक है? तो हम लोग ये भी जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे? वेव लेंथ पे। हाँ, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वेव लेंथ ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन होगा। सेम मीडियम है लेकिन वेवलेंथ डिफरेंट है, तो भी रिफ्रैक्शन होगा। क्या समझ में आया इससे? कौन सा फेनोमेना समझ में आ रहा है इसमें? अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग रिफ्रैक्शन होगा। कौन सा फेनोमेना दिख रहा है हम लोग को? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम जो बनता है, जो हाँ प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रम बनता है हम लोग,
इसी वजह से। समझ में आ रहा है? हाँ बात करने से समझ में आ जा रहा है। वेवलेंथ अलग, मीडियम से रिफ्रैक्शन अलग, ओके, सेम मीडियम, सेम प्रिज्म, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग रिफ्रैक्शन। अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोग को एक स्क्रीन पे वो अलग 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 दिखते हैं। सिंपल है। हाँ, लेकिन ये जब तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव को नहीं जानेंगे तब तक ये बातें हम लोगों को नहीं समझ में आएंगी। किसी को हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये चीजें, अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर लोअर क्लास में पढ़ाएंगे ऐसा होता है, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर नहीं पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, कैसे उसके मीडियम पे डिपेंड करती है चीजें, ये सब चीजें नहीं रहेंगे तो क्या बताएगा बच्चे को। बोलेंगे बच्चे ठीक है इतना याद रखो, देख लो इसमें। अब हम लोग उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे छोटे क्लासेस में ही, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बजाय वो कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन है। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और इसमें जब होता है तो क्या होता है, किस तरफ मुड़ेगा जाएगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज ए नोट दिया है हम लोग की बुक में, क्या है वो है कि क्या जो ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, जिस ऐसा इसको ऐसे बोलते हैं, इफ द मास डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज हायर देन द अदर मीडियम, लेट्स से इसकी एक मीडियम है